वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग को क्लास 10 के लिए माई ओन ट्रू फैमिली, जिसको टेक हगिंस लिखा है, टेड ह्यूजिस टेड ह्यूजिस ने लिखा है, उसे पढ़ना है। तो हम लोगों ने इस क्लास 10 के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर फादर हेल्प कर लिया है, फेबल कर लिया है, पासिंग अवे ऑफ बापू कर लिया है। अब हम लोग आज करने जा रहे हैं माई ओन ट्रू फैमिली, जिसको टेड ह्यूजेस ने लिखा है। ओके, तो माई ओन ट्रू फैमिली टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस का पूरा नाम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूजेस, जिनका जन्म 1930 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1998 में हो गई थी। Was a noted English poet and had been the poet laureate of Great Britain from 1948 till his death। यानी कि जो ये टेड ह्यूजेस थे वो एक इंग्लिश पोएट थे और उनको अपने जो है कविताओं के लिए ग्रेट ब्रिटेन में पुरस्कार भी दिया गया था। उनका जो सबसे फेमस वर्क है, हिज फेमस वर्क इंक्लूड, यानी कि उनकी जो सबसे पढ़ी जाने वाली कहानियां हैं, उपन्यास हैं, जो भी उन्होंने लिखा है वो क्या क्या है: बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन एंड द टेल फ्रॉम ओविड। अब इस पोयम के बारे में बता रहा है कि द पोयम डिस्क्राइब द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड एंड indicates that human being and tree should thrive as a single family. It focuses strongly on the need to protect our natural environment from the welfare of mankind. इस कविता के अंदर में एक बच्चा एक जादुई एहसास करता है एक ओक के जंगल में, ओक के पेड़ का जंगल में। तो वो जो बच्चा है वो एक इंसानी बच्चा है और that human beings could and indicate that human beings and trees should thrive as a single family। और जो इंसान है और पेड़ है उसको एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहना चाहिए, इस कविता के अंदर बताया गया है। इट फोकस टू स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। इस कविता के अंदर इस बात पे जोर दिया गया है कि इंसानों को, वातावरण को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए ताकि वह अपना खुद के भविष्य की रक्षा कर सकें। ठीक है, हम लोग पोयम की तरफ चलते हैं। Once I crept in an oak wood, I was looking for a stag। एक बार मैं एक हिरण की तलाश में ओक के जंगल में चला गया। स्टैग का मतलब होता है हिरण। ओकवुड मतलब ओक का जंगल। क्रेप्ट का मतलब होता है ना, छुपते छुपाते या चुपके से या फिर अचानक, जिसके बारे में पता नहीं चलता है। अचानक जो है वो लेखक जो है वो ओक के जंगल में चला जाता है एक हिरण की तलाश में चुपके से। आई मीट एन ओल्ड वुमेन देयर, ऑल नोबली स्टिक एंड रैग। वहां पे वो एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं जो कि हाथ में एक छड़ी ली हुई थी और चिथड़े से लदी हुई थी। रैग मतलब पुराना कपड़ा, पुराना फटा कपड़ा होता है। ठीक है, पुराना फटा कपड़ा, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में चिथड़ा भी बोलते हैं, रैग। तो उससे वह लदी हुई थी वो औरत। शी सेड, आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। तुम्हारा जो रहस्य है वह मेरे पास यहाँ मेरे बैग में है। Then she began to cackle
आई बिगेन टू क्वैक। कैकल का मतलब होता है जोर से हंसना। किसी को डराने के लिए जब कोई जोर से हंसता है तो उसको कहते हैं कैकल करना, जोर से हंसना। क्वैक का मतलब होता है कांपना, डर से कांपना। तो वो औरत जो है वो जोर जोर से हंसने लगती है और इससे जो लेखक है वो डर से कांपने लगते हैं। शी ओपन अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक। जैसे ही वो अपना बैग खोलती है लेखक को दोबारा से एक झटका लगता है। सराउंडेड बाई स्टेयरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टेक। वह क्या देखते हैं कि वह एक आदिवासियों से, चारों तरफ से आदिवासियों से घिरे हुए हैं और वो आदिवासी लोग उनको घूरे जा रहे हैं और उनको एक स्टेक, स्टेक यानी कि क्या होता है, लकड़ी का कट्ठा होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये जो लकड़ी का कट्ठा काटा हुआ होता है उसी को बोलते हैं स्टेक। उनको एक कट्ठे से बांध दिया गया था। दे सेड, अब वो लोग कह रहे हैं आदिवासी लोग, वी आर ओक ट्री एंड यू आर, you own your own true family. We are the oak tree and your own true family. और आदिवासी लोग कह रहे हैं कि हम सब ओक ट्री हैं और तुम्हारा अपना परिवार है। We are chopped down, we are torn up, you don't, you do not blink an eye. हमें काटा गया, हमें फाड़ दिया गया और तुमने एक पलक तक भी नहीं झपकाई। चॉप्ड का मतलब काट देना, थ्रोन अप मतलब फाड़ देना, ब्लिंक एन आई का मतलब होता है पलक भी नहीं झपकाना। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई। जब तक तुम हमसे एक वादा नहीं करते, तो अगर अगर तुम हमसे एक वादा नहीं करते तो आज तुम यहीं मरने वाले हो। Whenever, अब वो वादा क्या था, whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant two. तो वादा क्या था, वो कसम क्या थी, जब भी तुम हम एक ओक ट्री को जमीन पे गिरा हुआ देखो, तुम कसम खाओ कि तुम दो ओक ट्री लगाओगे। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक bark विल विंकल ओवर यू। जब तक तुम यह कसम नहीं खाते तब तक ये काले पेड़ की छाल से तुम चिपके ही रहोगे या तुम्हारे ऊपर मुरझाई रहेगी। ये ऐसा ही लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि तुम जो है इस जंगल से निकल नहीं सकते जब तक तुम ये कसम नहीं खाते। ऐसे इस लाइन का मतलब है कि जब तक तुम कसम नहीं खाते, ये ओक, ये काली ओक की छाल तुम्हारे ऊपर मुरझाई रहेगी। एंड रूट यू अमॉन्ग द ओक वेयर यू वेर बोर्न बट नेवर ग्रू। और तुम्हें वहीं पर जड़ दिया जाएगा, मतलब कि लगा दिया जाएगा पेड़ की तरह पे, जहां पे तुम पैदा तो हुए लेकिन कभी बड़े नहीं हुए। दिस वॉज माई ड्रीम beneath the bush, the dream that altered me. This was my dream beneath the bush, the dream that altered me. यह मेरा ओक पेड़ की शाखाओं के नीचे देखा गया सपना था। यह वह सपना था जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। When I came out of the oak wood, जब मैं ओक की जंगलों से बाहर निकला, बैक टू ह्यूमन कंपनी, इंसानी बस्ती में, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड। मैं एक इंसानी बच्चे की तरफ तो चल रहा था, बट माई हार्ट वॉज द ट्री, लेकिन मेरा दिल जो था अब वो पेड़ का हो चुका था। मतलब कि कहना चाह रहे हैं लेखक कि अब वो बच्चा जो है वह पेड़ पौधों से प्यार करने लगा था, पेड़ पौधों की रक्षा का उसने कसम ले लिया था।
पेड़ पौधों के बारे में वह सोचने लगा था। यहाँ पे समरी है पोयम का। द समरी इज अबाउट द बॉय हु एंटर अ फॉरेस्ट एंड मीट अ मिस्टीरियस ओल्ड woman who seems to know everything about him। यह पोयम एक बच्चे के बारे में है जो एक ओक के जंगल में घुस जाता है और वहां वो एक जादुई औरत से मिलता है जिसे उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता होता है। She summoned she summoned a hidden tribe of oak tree, the true family of the boy। वह औरत जादू से या फिर किसी और तरीके से, यहाँ बताया नहीं है, क्लियर नहीं किया किस तरीके से, कह रहा है कि उस औरत ने जो है छुपे हुए जो ओक ट्री थे, ओक ट्री के आदिवासी लोग थे, उन लोग को बुलाती है जो कि उस बच्चे का अपना परिवार था। द ओक शो हिम अ हार्श ट्रूथ। ओक्स ने उस बच्चे को सच्चाई बताई। Humans have been cutting down, killing and destroying trees for generations, and he is part of that guilt। इंसान सदियों से पेड़ों को काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं, और वह भी इसका हिस्सा है। They force him to swear a binding oath that from now on he must protect the tree and feel their pain as his own। अब उस बच्चे को उन्हों लोगों ने एक कसम खिलाई, कभी न टूटने वाली कसम खिलाई कि तुम जो हो अब से हमेशा पेड़ों की रक्षा करोगे और उनके दर्द को अपना दर्द समझोगे। When he come out of the forest, he is changed। जब वह जंगल से बाहर निकला तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। He look normal, but inside he carries a new conscience and responsibility toward nature। जब वह बच्चा जंगल से बाहर निकलता है तो दिखता तो सामान्य है, लेकिन भीतर से पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब वह पेड़ पौधों को लेकर एक नई सोच रख रहा होता है, जागरूक हो गया होता है और उनका दायित्व उठाने का सोच रहा होता है। इसका कोर मीनिंग क्या है इस पोयम का? मुख्य बात क्या है? ह्यूमंस आर नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर, वी ओ अ डेप्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट। इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, इंसान के ऊपर प्रकृति का कर्ज है। एंड वंस वी रियलाइज दैट कनेक्शन, और जब हम लोग को इस संबंध के बारे में पता चलता है, वी कैन नॉट इग्नोर इट अगेन। और उसके बाद से हम कभी भी उस चीज को, यानी कि पेड़ पौधों को अनदेखा नहीं कर पाते। पेड़ पौधों का, प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। हम लोग प्रकृति से सिर्फ लेते ही हैं, कुछ भी देते नहीं है। और प्रकृति हमसे कुछ मांगती भी नहीं है। हवा, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, फ्री में ही ले रहे हैं, ठीक है। सूरज की रोशनी फ्री में ही आ रही है। पेड़ पौधों से फल फ्री में ही आ रहा है। खेतों से जो है वो फल सब्जियां उगती हैं, हालांकि फल सब्जियां तो फ्री में नहीं आती, लेकिन कोई मान लो किसान है अगर, तो उसके लिए तो वो जो है बस वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। उसका मेहनत ही जो है उस पेड़ पौधे, उस फल सब्जी को उगाने में उसका मेहनत ही लग रहा है, कोई पैसा रुपया तो नहीं लग रहा है। तो एक तरह से जो है प्रकृति का हमारे ऊपर में जो है वो कर्ज ही है, और ऐसा कर्ज है जिसको हम लोग कभी उतार नहीं सकते। इसीलिए हम लोग को हमेशा पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, हमेशा जो है हम लोग को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर हम लोग आज मान लो हम लोग किसी भी चीज का पेड़ लगा रहे हैं, जैसे एक अमरूद का भी पेड़ लगा रहे हैं या पपीते का पेड़ लगा रहे हैं, या फिर किसी भी चीज का पेड़ लगा रहे हैं, आम का पेड़ लगा रहे हैं, नीम का पेड़ लगा रहे हैं, तो इससे हम लोग को ही फायदा होगा ना। जो भी चीज का पेड़ हम लोग लगाएंगे, कुछ साल के बाद हम लोग को उससे फल खाने को मिलेगा, ठीक है। बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक हम लोग को चीज मिलेगी। तो ये हम लोग के लिए एक फायदेजनक बात ही होती है। और हम लोग को जो है जिंदा पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, इससे हमारे पृथ्वी का नुकसान ही है, हमारा नुकसान है। इसका सारांश यहाँ हिंदी में दिया गया है। कविता में एक लड़का जंगल में जाता है, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से मिलता है जो
उसे पहचानती है, वह उससे ओक के पेड़ की सच्चे परिवार से मिलवाती है। पेड़ उस लड़के को यह कड़वी सच्चाई बताते हैं कि इंसान कई सालों से पेड़ों को काट कर विनाश कर रहा है और वह भी उसी इंसानी जाति का हिस्सा है। वे उसे एक गंभीर वचन दिलाते हैं, अब से वह पेड़ों को अपना परिवार समझेगा और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेगा। जंगल से बाहर आने पर वह बाहर से वैसा ही लगता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह से बदल चुका था। मुख्य संदेश: प्रकृति और इंसान अलग नहीं है। इंसानों को पेड़ तथा पर्यावरण की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ओके, मेन आइडिया। अब देखो मेन आइडिया क्या है, लेखक क्या सोचकर इस कविता को लिखे थे। द पोएम shows that humans are deeply connected to nature even if they ignore it. When the boy meets the oak tree family, he realizes humans have hurt the nature and must take responsibility. The poem main idea is once you understand your bond between the natural world, you cannot continue harming it. You must protect it. कविता का मुख्य विचार यह है कि इंसान प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है, चाहे वह इसे माने या नहीं। ओक पेड़ से मिलकर लड़के को यह समझ में आता है कि इंसान ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब उसकी रक्षा करना यानी कि पेड़ों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अर्थ: जब इंसान प्रकृति से अपना असली संबंध को समझ लेता है तो उसे तब वह उसका विनाश नहीं करता, उसे उसे बचाना ही होगा। मतलब कि इंसान को प्रकृति को बचाना ही होगा। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। ओके, क्या दिया हुआ है? चूज द अल्टरनेटिव, कंप्लीट द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्रीपिंग इन ओकवुड द पोएट वाज लुकिंग फॉर। ओक के जंगल में जो है लेखक क्या खोज रहे थे, किसको खोजने के लिए चले गए थे? स्टैग को, हिरण को। Whenever an oak tree is felled, the number of tree the poet must plant is. जब भी लेखक एक ओक के पेड़ को गिरा हुआ देखेंगे, कितने ओक के पेड़ को लगाएंगे? तो when the poet come out of the oak wood, his heart that of a उसका जब वह लेखक ओक के पेड़ से ओक के जंगलों से बाहर निकलते हैं तो उनका दिल एक पेड़ का हो गया रहता है। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों से वो प्यार करने लगते हैं। True or false with the supporting statement. The old woman held the poet's secret in her little bag. क्या होगा? True। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? I have your little secret inside my little bag. I have your little secret. Little secret inside my little bag. Okay, number two. The tree tribe said that the poet is bothered to see the chopping down of oak tree. जो ट्री ट्राइब्स थे, जो जंगल के आदिवासी थे, said that the poet is bothered to see the chopping down of oak tree. वृक्षों को कटते हुए देखकर कवि ओक के वृक्षों को कटते हुए देखकर परेशान होते हैं। नहीं, उस वक्त तो जब तक आदिवासियों ने कसम नहीं खिलाई थी, तब तक तो वो जो है लेखक उस ये पेड़ों को काटने का हिस्सा थे। ठीक है, देखो पोएम में लिखा हुआ है, यहाँ देखो। They said we are the oak tree. They said we are the oak tree and your own true family. We are chopped down and we are thrown up.
यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। यानी कि जब पेड़ों को काटा जा रहा था तब लेखक ने पलक भी नहीं झपकाई। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो लेखक को दुख हो रहा था। तो ये बात क्या है? फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? वही वही लाइन हम लोग लिख देंगे। वी आर चॉप डाउन, वी आर थ्रोन अप, वी सॉरी थ्रोन अप, यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। नेक्स्ट, द पोएट नेवर केम आउट ऑफ द ओकवुड। लेखक कभी भी ओक के जंगल से बाहर नहीं निकले। नहीं, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? व्हेन आई केम आउट ऑफ ओकवुड, व्हेन आई केम आउट ऑफ ओकवुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डिड द पोएट कम ट्वाइस अवेक। सॉरी, हाँ, व्हेन डिड द पोएट कम ट्वाइस अवेक। तो इसका मतलब क्या है कि लेखक को कब होश आया? ठीक है, जब जो वह जादूगरनी थी, वो जो महिला थी जिससे वह लेखक मिले, तो मिलते ही वो कहती है कि तुम्हारा रहस्य मैं जानती हूँ, और यह कह के वो जोर जोर से हिलने लगती है, जिसके कारण लेखक कांपते हुए बेहोश हो जाते हैं। तो उसके बाद उनको कब होश आता है? तो हम लोग का आंसर होगा, द पोएट केम ट्वाइस अवेक, द पोएट केम ट्वाइस awake when the old women when the old women he met, he मतलब लेखक, he met in Oakwood, let his secret out of her little bag। ठीक है। नेक्स्ट, what would happen to the poet if he failed to make a promise? अगर लेखक वादा नहीं करते तो लेखक के साथ क्या होता? उनको मार दिया जाता। if the poet if the poet failed to make promise, failed to make promise, he would definitely be dead। सॉरी, वुड का स्पेलिंग क्या लिखे? WOULD। he would definitely be dead। नेक्स्ट,
What was it that already the poet? किस किस चीज ने कवि को परिवर्तित कर दिया? Altered the poet. Already मैंने पढ़ दिया altered. What was it that altered the poet? किस चीज ने कवि को परिवर्तित कर दिया? It was the dream. It was the dream about deforestation and afforestation. Afforestation. Afforestation that altered the poet. That Altered altered the poet. यानी कि यह एक सपने ने जो कि पेड़ पौधों को नष्ट करने, पेड़ पौधों को उखाड़ फेंकने, पेड़ पौधों को काट देने के बारे में था और पेड़ पौधों को लगाने के बारे में था। दोनों था, पेड़ पौधों को उखाड़ देना, पेड़ पौधों को लगा देना। दोनों के बारे में लेखक ने एक सपना देखा जिस चीज ने उसको पूरी तरह से बदल दिया। डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ उखाड़ देना, या फिर इसके लिए और अच्छा वर्ड हो सकता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन। लॉ। ठीक है। और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वृक्षारोपण। रोपण यानी पेड़ पौधे लगाना। चलो नेक्स्ट, आगे। ग्रामर। ओके, ग्रामर इन न्यूज में पहले क्या दिया? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राहुल आस्क दीपा, विल यू गो टू स्कूल टुडे? राहुल ने दीपा से कहा, क्या आज तुम स्कूल जाओगी? इनडायरेक्ट इसको करना है तो कैसे होगा? इसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, नरेशन चेंज। यहाँ पे ये जो बीच में कॉमा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगा रहता है, यही इसका पहचान होता है। ये नरेशन है। ठीक है, अब ये क्या चीज है और ये क्या चीज है? दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो क्या है इसके लिए थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो राहुल आस्क दीपा, if she would go to school that day, would go to school that day। टुडे चेंज होता है दैट डे में। नेक्स्ट, रीता सेड टू आयशा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। रीता ने आयशा से कहा, कृपया मुझे एक ग्लास का पानी दो। तो क्या होगा? रीता रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट करे ना। रीता रिक्वेस्टेड आयशा to give her a glass of water. The old man told the little girl, may you be happy.
वृद्ध व्यक्ति ने छोटी लड़की से कहा, खुश रहो। अच्छा, विश करके करना होगा ना, विश से बनाना होगा। द ओल्ड मैन विश्ड दैट द लिटिल गर्ल माइट बी हैप्पी, दैट द लिटिल गर्ल माइट बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड। ये भी पहला वाला तो नरेशन ही है, दूसरा वाला पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तीसरा नाउन फॉर्म लिखना है, ठीक है। रं, रंजन सेड, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ रविंद्रनाथ। चेंज इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव दिया, एफर्मेटिव में करना है। रंजन सेड, सॉरी ये नरेशन नहीं था, इसको मैंने देखा ही नहीं। चेंज टू एफर्मेटिव सेंटेंस चेंज है ये। रंजन सेड, एवरीवन, एवरीवन नहीं, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी knows the name of Rabindranath, knows the name of Rabindranath. Next, Sangeeta runs faster than any other girl in her class. Change into positive degree. डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है, क्योंकि यहाँ तुलना की जा रही है कि संगीता रन फास्टर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। तो हम लोग को इसको ले जाना है पॉजिटिव में, ठीक है। क्या होगा, नो अदर गर्ल, GIRL, हम गर्ल का स्पेलिंग क्या लिख दिए, GI। मेरा तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी लगा हुआ है। नो अदर गर्ल इन हर क्लास रन सो फास्ट, रन एज फास्ट एज, नहीं, नो अदर गर्ल इन हर क्लास रन्स एज फास्ट एज संगीता, SANGEETA। नेक्स्ट, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दूसरी लड़की नहीं है जो कि संगीता जितनी तेज दौड़ती हो। अगला, कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी ब्लेम हर फ्रेंड फॉर द ट्रबल। नाउन फॉर्म ऑफ ब्लेम्ड क्या हो जाएगा, कौशिकी पुट अ ब्लेम फॉर द ट्रबल ऑन हर फ्रेंड, द ब्लेम फॉर द ट्रबल, फॉर द ट्रबल ऑन हर, ऑन हर फ्रेंड। नेक्स्ट, नोटिस यहाँ पे एक दिया हुआ है, ABC हाई स्कूल नोटिस म्यूजिक कंपटीशन, डेट है इसका दिया हुआ क्या,
10/7/2015। नोटिस किस तरह से लिखते हैं? एग्जाम में नोटिस लिखने के लिए आप लोग को जरूर आता है। तो नोटिस कैसे लिखा जाता है यहाँ पे दिखाया गया है। जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का नाम, ठीक है, ये स्कूल का नाम, फिर उसके बाद नोटिस ऐसे लिख देना है। फिर किस बारे में वो नोटिस लिख रहे हो, उसका सब्जेक्ट क्या है वो टाइटल लिखना है। उसके बाद अंदर की बात जो है वो हम लोग को लिखनी है। क्या लिखनी है? क्या लिखा है यहाँ पे? स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन ऑन 3 सितंबर 2015 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय एक आंतरिक अंतर स्कूल मतलब आंतरिक स्कूल, स्कूल के भीतर का ही एक म्यूजिक जो है, एक संगीत का जो कंपटीशन होगा वो रखने जा रहा है 3 सितंबर 2015 को स्कूल ऑडिटोरियम में। द कंपटीशन विल बी ऑन सेवरल कैटेगरी ऑफ म्यूजिक। बहुत सारे क्षेत्रों के म्यूजिक्स में बहुत सारे कैटेगरीज म्यूजिक की रखी जाएगी इस कंपटीशन में। स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 to class 12 can participate in the competition। 8 से 12 तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। देयर विल बी अ स्क्रीनिंग प्रायर टू द competition। Interested students should register their name with the music teacher before 22nd July 2015। The category in the music competition are Hindustani classics, Rabindra Sangeet and folk। A student can compete in any two categories। No registration fee is required for participating in competition। For any further information, the undersigned may be contacted। Countersigned Headmaster, SD, Student Secretary, कल्चरल कमेटी, ABC हाई स्कूल। तो इस तरह से एक नोटिस लिखा जाता है। तो हम लोग को भी अच्छा, यहाँ पे पहले नोटिस लिखने का क्या फीचर है, किस किस बात का ध्यान रखना होता है। A specific format use, name of the organization, institution is mentioned, word notice is written in capital letter is also used, the heading of the name of the organization, institution and also for the topic of the notice to attract the attention of the readers। यानी कि सबसे ऊपर में नोटिस लिखना है पूरे कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में स्कूल का नाम लिखना है और कैपिटल लेटर में ही हमको टॉपिक का यानी कि टाइटल लिखना है, जिससे ऐसा टाइटल लिखना है जो कि पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षित करे। द डेट ऑफ द नोटिस इज रिटेन जनरली एट द टॉप राइट ऑफ द कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर में नोटिस का डेट लिखना है हम लोग को। द कैप्शन और टॉपिक of the notice should be written। The notice is to be signed by the issued authority and countersigned by the head of the institution in case of school notice। The content of the notice should include all specific information in detail। The notice should be enclosed within a box। यानी कि नोटिस को हम लोग को हेडमास्टर से और जो भी अथॉरिटी जो उस नोटिस को इशू किए हैं उससे साइन कराना होता है, ठीक है। एक द कंटेंट ऑफ नोटिस, उसके अंदर नोटिस के अंदर सिर्फ जो मुख्य बातें हैं वही लिखी जानी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती हैं। और नोटिस को एक बॉक्स के अंदर में हम लोग को बंद रखना होता है, एक बॉक्स बना के, जैसे यहाँ पे बॉक्स है ना, बॉक्स बनाया है चारों तरफ से, वैसे ही नोटिस को बॉक्स के भीतर हम लोग को लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया, योर स्कूल इज गोइंग टू होस्ट इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कंपटीशन। सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट club of your school। Write a notice within 100 word calling student to participate in the competition। Mention the time, date and venue of the competition।
Your notice should be countersigned by the headmistress or headmaster of your school. यानी कि स्कूल में एक इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कंपटीशन रखा जाएगा, ठीक है। तुम सेक्रेटरी हो स्पोर्ट्स क्लब के अपने स्कूल के, तुमको एक नोटिस लिखना है, सभी को बताना है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन रखा गया है, उसमें तुमको डेट टाइम और जगह के बारे में बताना है कंपटीशन के, और तुम्हारे नोटिस को हेडमास्टर या हेडमास्ट्रेस से साइन कराना है। ठीक है, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं नोटिस। यहाँ पे नोटिस है अपना, एक बॉक्स हम लोग फटाफट से जो है यहाँ पे अपना खींच लेते हैं। तुम लोग स्केल से खींचना, जब एग्जाम में तुम लोग जो है बनाना नोटिस लिखना, तो स्केल से पहले पेज के चारों तरफ में, हालांकि क्लास 10 के पेपर में तो हर पेज में ही इस तरह से बॉक्स बना बना के जो है वो चलना पड़ता है, इसीलिए पेपर शुरू होने से पहले ही फटाफट चारों तरफ जितना भी पेज उसके अंदर है उसमें फटाफट आगे पीछे इस तरह से बॉक्स जो है स्केल से खींच लेना चाहिए। क्लास 10 के पेपर में हमेशा बॉक्स के अंदर में ही जो भी आपको लिखना है वो लिखना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। चलो, तो हम लोग जो है अपना स्कूल का नाम कुछ भी एक ठो ले लो, जैसे XYZ स्कूल, XYZ हाई स्कूल, सब कैपिटल में लिखना है, हाँ? XYZ हाई स्कूल। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, टाइटल दे देंगे हम लोग। एक्चुअली ये जो नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नोटिस को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। नोटिस, अब यहाँ पे जो है हम लोग टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कंपटीशन, हाँ, यही इसी को टाइटल रख दो, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कंपटीशन। DISTRICT डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कंपटीशन। जो MPETITI वाला इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कंपटीशन, ये हो गया हेडिंग। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो डेट डाल देंगे अपना, डेट डाल देते हैं 22। डेट नोटिस में हमेशा प्रेजेंट का ही होना चाहिए, जिस डेट पे तुम ये नोटिस लिख रहे हो हमेशा उसी का जो है तुमको डेट देना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू डैश डैश डैश, वैसे all the students are hereby informed that our school is going to organize, going to host, host करने को कहा था ना, host, going to host, going to
host the inter-school district sport, host the inter-school district sport competition on 22 है ना, 25 कर दो, 25/11/2025. The venue, the event will start, the event will start at 10 a.m. and continue till 5 p.m. There will be the various event. There will be the various event. There will be the various event for the student, for the students of class 5 to 10, class sorry 5 class to class 5 to 12. A student can participate in all the events without any entry fees. Willing students are requested to register their name with their class, with their respective class and roll number section. ठीक है, बिफोर ना को कर रहा है, 25 को कर रहा है ना, 24th, बिफोर 24/11/25. Presence of all students are compulsory. They are presence of all students are compulsory. They are requested to maintain discipline during the sports
For any further detail, the undersigned may be contacted. और यहाँ पे लिख दो काउंटर साइन बाय हेडमास्टर SD सेक्रेटरी। SD मतलब साइंड, CCREATRY सेक्रेटरी, CCRERE स्पेलिंग SCCREPARY स्पोर्ट्स क्लब XYZ हाई स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नोटिस खत्म। तो देखो, नोटिस को हमेशा एक ही पेज में लिखना होता है, तो यहाँ तो जो है ऐसे लिख दिए, लेकिन जो है नोटिस को जब एग्जाम में लिखना या प्रैक्टिस करना तुम लोग, तो हमेशा एक पेज में ही और उस बॉक्स के भीतर में ही, जो बॉक्स तुम बनाओगे एकदम फ्रेश पेज में बनाना बड़ा सा, और उस बॉक्स के भीतर ही तुम्हारा नोटिस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो जगह नहीं था तो ऐसे करना पड़ा। तो और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। मिलेंगे अगले चैप्टर में तुम लोग से, चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए तुम लोग नोटिस खुद से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर जो है उसको याद करना है तो याद करो, वीडियो को दोबारा से देखो, रिवाइज करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।